हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट डिजीज़ की कम्युनिटी के अंदर। तो नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी द डेंगू सिंड्रोम्स। तो भाई डेंगू का वैसे तो सबको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलने वाली जो हमारी बीमारी है वो है हमारी डेंगू। तो इसमें हमारी जो डेंगू वायरस है वो इसकी वजह बताया है। तो इसमें हमारा एब्रो वायरस से जो कि कैपेबल होता है हमारा ह्यूमंस को इन्फेक्टेड करने के लिए, और ये बीमारी का कारण बनता है, इन्फेक्शन का कारण बनता है। जैसे कि इसमें एस्मापोटिक जो है वो लीड करता है ये, और क्लासिकल डेंगू फीवर होता है हमारा। तो ये टाइप है इसकी। एक होता है हमारा डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है, जो विद शॉक होता है, ठीक है। और क्लासिकल डेंगू फीवर जो होता है वो हमारा विदाउट शॉक होता है, ठीक है। तो वो इसमें डेंगू की हमारी ये टाइप बताई गई है सारी की सारी, कि भी किस टाइप के हमारे डेंगू होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें जो डेंगू फीवर होता है वो सेल्फ लिमिटेड डिजीज बताई है, कि भी अपने आप से ये जो होता है, मेजोरिटी ऑफ केस इसमें होते हैं डेंगू इन्फेक्शन के, कि भी अपने आप से जो है लिमिटेशंस होते, लिमिटेड होते हैं ये, यानी कि अपने आप से इनमें रिकवरी भी हो जाती है। तो इसमें जो प्रिविलेंस है, इसका प्रिविलेंस में इन्होंने जैसे कि बताया है, एडस बताया है, या एजिपिट बताया है, या एहिड्स और फिर एल्बोपिट्स बताया है। ये हमारे वायरस के नाम है सारे के सारे, जिससे वायरस की वजह से हमारा डेंगू फैलता है। Together with the circulations of dengue virus of more than one type of one particular area tend to be the associate with of the outbreak of DHF और DSS। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो हमारा डेंगू वायरस होता है, जब वो बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्कुलेट करता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है, तो ये हमारी इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो लीड होती हैं, एसोसिएट होती हैं। जैसे कि DHF में होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, ठीक है ये। और हमारा DSS जो कि हमारा होता है डेंगू सिंड्रोम्स, डेंगू सीरियस सिंड्रोम्स। तो इसमें जो डेंगू है, तो डेंगू का मेन इसमें यही बताया है कि भी जो वायरस होते हैं, जो डेंगू का जो वायरस होता है वही कैपेबल होता है इसको फैलाने के लिए, ठीक है। और इन्होंने हमारा टाइप बता दी इसकी 3। एक तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है हमारा, ठीक है। और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है हमारा, और एक डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है विद शॉक, और एक होता है विदाउट शॉक। ये जो है बी वाला ये हमारा विदाउट शॉक है, और सी वाला है ये विद शॉक है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के इसमें डेंगू बताए गए हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भैया हमारा आ जाता है डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है ये हमारा कैसा होता है, हेमरेजिक फीवर जैसे कि DHF के नाम से ये हमारी शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आ जाता है। तो डेंगू हेमरेजिक फीवर जो होता है ये हमारा एक तरीके का सीवियर डेंगू फीवर है ये हमारा। और कारण क्या रहता है, इन्फेक्शन मोर देन वन डेंगू वायरस, एक या एक से ज़्यादा जो हमारा डेंगू वायरस होता है उसकी वजह से ये बीमारी हमारी फैलती है। और डबल इन्फेक्शन के साथ ही हमारा डेंगू वायरस होता है। तो डबल में क्या हो जाता है, फर्स्ट इन्फेक्शन जब हमारा इसका होता है ना, तो वो क्या करता है, सेंसिटाइज करता है पेशेंट को, यानी कि संवेदनशील बना देता है किसी भी मरीज को। और जब दूसरी बार हमारा ये होता है ना, दूसरी बार इसकी अपीयरेंस आएगी, तो ये क्या करेगा, जो इमोलॉजिकल से जो भी चीज़ें होती हैं, यानी कि प्रतिरक्षा क्षमता या जो भी हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको बिल्कुल ही तहस नहस कर देता, तबाही कर देता है बॉडी के अंदर ये डेंगू। पहली बार आएगा संवेदनशील करेगा, दूसरी बार आएगा तो बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से ये हमारी बॉडी को जो है तहस नहस करता है बॉडी के अंदर, यानी कि हमारा क्या करता है, कैटास्ट्रोफ करता है। और THF इज द ट्रांसमिटेड बाय द एजिपिट। तो THF या DHF जो होता है, यानी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर जो हमारा होता है, ये हमारा फैलता है किसकी वजह से, एजिपिट जो वायरस का नाम रखा गया है उसकी वजह से ये हमारा ज़्यादा फैलता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जो हेमरेजिक होता है वो हमारा सिर्फ एजिपिट जो होता है, एजिपिट जो वायरस होता है उसकी वजह से ये फैलता है। एक अटैक में क्या करता है, संवेदनशीलता बढ़ा देता है बॉडी के अंदर, दूसरी में बॉडी के अंदर टूट फूट करना, यानी कि जो हमारे प्लेटलेट वगैरह को खत्म कर देना, ये सारी की सारी चीज़ें डेंगू करना स्टार्ट कर देता है। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें हम, तो हम इसमें देखेंगे कंट्रोल मेजर आ जाते हैं, कि इसको कंट्रोल कैसे करेंगे हम इसको डेंगू को। तो इसमें जो मॉस्किटो कंट्रोल होता है, सबसे पहले मच्छरों को ही कंट्रोल करना होता है। मच्छर को कंट्रोल करेंगे तो बीमारी कहीं हद तक कंट्रोल ही हो जाएगी। तो वेक्टर होता है DF और DHF का। तो इसमें जो एसबीटी जो वायरस बताया गया है वो अराउंड हमारे जो घर के चारों ओर का जो माहौल होता है वहीं पर ये पाया जाता है। तो सैद्धांतिक तरीकों के अनुसार इसको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कम्युनिटी में इसके एक्शन लिए जाते हैं यूजिंग द एंटी एडल्ट एंड एंटी लार्वा मेजर, यानी कि इसमें मच्छर के पैदा होने और मच्छर का लार्वा पैदा होने की जो भी जो चीज़ें होती है वो अपनाई जाती है कम्युनिटी के अंदर, ताकि मच्छर और मच्छर का लार्वा ही पैदा ना हो, बीमारी फैलने से बच जाए, ठीक है। तो मच्छरों के फैलाव पर कंट्रोल इसमें किया जाता है। वैक्सीनेशन इसमें लगाया जाता है। सो फार दैट द सेटिस्फैक्ट्री वैक्सीन एंड नो इमीडिएट प्रोस्पेक्ट ऑफ द प्रिवेंटिंग टू डिजीज बाय द इम्यूनाइजेशन। तो इसमें ऐसा भी कोई वो नहीं बना है वैक्सीन से जिससे सेटिस्फेक्शन हो सके इस वैक्सीनेशन से, कि वो इमीडिएट लगाया जाता है और इससे ठीक हो सकता है, या फिर डेंगू को इससे बिल्कुल रोका जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारी जो डिजीज़ है ये हमारी इम्यूनाइजेशन से प्रोटेक्ट ज़्यादा नहीं होती है। तो ऐसा कोई वैक्सीन अभी तक नहीं हुआ है। अदर मेजर के अंदर इसमें आ जाता है आइसोलेशन अंडर बेड नेट ड्यूरिंग ऑफ द फर्स्ट फ्यू डेज। तो इसमें वही अपना आइसोलेशन अलग रखा जाता है। नेट यानी कि जो मच्छरदानी वगैरह हो जाती है कुछ दिनों तक वो लगाई जाती है। अपनी मच्छरदानी का प्रयोग आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द मॉस्किटो। तो वही अंडर प्रोटेक्शंस जो होती है, सुरक्षा जो होती है, वो मच्छरों के खिलाफ अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, मच्छरदानी लगा सकते हैं और आइसोलेशन दे सकते हैं। तो ये इसके कंट्रोल मेजर है। आपको इन्हीं चीज़ों पर ध्यान रखना होगा, तभी आप बीमारियों से बच सकते हैं, मच्छरों से होने वाली बीमारियों से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम।
तो भैया अब हम बात करने वाले हैं मलेरिया की। तो ये जो डिजीज़ हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ हैं, ये एग्जाम में आती ही आती हैं। जो हमारी जैसे लेप्रोसी है, मलेरिया है, डेंगू है, चिकन पॉक्स, मतलब कि जितनी भी हमने बीमारियां ये की हैं, इनमें से मैक्सिमम कोई ना कोई बीमारी जो है, डिजीज़ जो है, विद डेफिनेशंस आई जाती है। तो इसमें डेफिनेशंस क्या बताई है? मलेरिया जो है मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ है हमारी, जो मच्छर से पैदा होने वाली जो बीमारी है। ये बीमारी का जो कारण होता है मलेरियल से पैरासाइटिस यानी कि प्लाज्मोडियम, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि प्लाज्मोडियम मच्छर की वजह से मलेरिया फैलता है। ठीक है, ट्रांसमिटेड जो होता है ये हमारा इन्फेक्टेड जो हमारी फीमेल्स होती है एनोफेज, यानी कि जो फीमेल्स मच्छर होती है, मॉस्किटो होती है, उसकी वजह से ये हमारा फैलता है। और ये मलेरिया जो है क्लिनिकली इसकी जो विशेषताएं होती है वो क्या पाई जाती हैं? इसमें फीवर आता है। ठीक है, ठंड के साथ फीवर आएगा, रिगर यानी कि कपकपी के साथ फीवर आएगा, लिव्स विद स्वेटिंग, और जब फीवर उतरेगा तो पसीने के साथ फीवर उतरेगा, यानी कि कपकपी के साथ चढ़ेगा। और जो सर्दी लग के बहुत ज़्यादा और फिर जब पसीना आएगा तो फीवर उतर जाएगा। तो ये इसकी पहचान होती है, कपकपी के साथ चढ़ना, पसीने के साथ बुखार का उतर जाना, तो ये हमारा मलेरिया होता है। ठीक है, और इसमें एनलार्ज ऑफ स्प्लीन का जो एरिया होता है वो बड़ा हो जाता है, स्प्लीन हमारी बढ़ जाती है। स्प्लीन हमारा ऑर्गन्स होता है एब्डोमिनल एरिया में पाया जाने वाला। सेकेंडरी इसमें बताया गया एनीमिया हो जाता है, इसके अंदर होती है खून की कमी। तो डिजीज हैज़ द टेंडेंसी ऑफ द रिलैप्स। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी खून की कमी हो जाती है और ये बीमारी जो होती है ये हमारी रिलैप्स होती है, यानी कि बीमारी की टेंडेंसी यानी कि कठोरता को ये बढ़ा देता है। तो स्प्लीन को नुकसान पहुंचता है मलेरिया के अंदर, और खून की कमी इसके अंदर हो जाती है, जो कि खून की कमी होगी तो और भी बीमारियों को बढ़ावा दे देगी, फिर कोई ना कोई और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये था हमारा मलेरिया। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भैया हम इसमें देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर, कि भाई ये जो फैक्टर होते हैं इसके अंदर वो कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एजेंट। तो एजेंट हमारा कौन सा रहता है? 4 स्पीसीज होती है हमारे मलेरियल पैरासाइटिस की, 4 जो है वो पाई जाती हैं हमारी पैरासाइटिस की, यानी कि स्पीसीज का मतलब प्रजातियाँ। ठीक है, तो इसमें जो कारण होता है डिजीज़ का मेन होता है, इंसान तो होता है इसमें फैलाने के लिए। तो इसमें पहली क्या हो जाती है हमारी? पी वीवैक्स होती है, और पी जो है फेल्सीपाम्स होती है, या पी मलेरियल्स होती है, पी हमारे ओवल्स होती है। पी का मतलब यहाँ प्लाज्मोडियम से, प्लाज्मोडियम वैक्सिस, प्लाज्मोडियम फेलिसिपम्स, या प्लाज्मोडियम मलेरियल, या प्लाज्मोडियम ओवल। तो ये हमारी 4 इसकी जो स्पेसिस पाई जाती, प्रजातियाँ पाई जाती हैं मलेरिया के, प्लाज्मोडियम मच्छर की। तो मलेरिया जो इंडिया के अंदर जो प्लाज्मोडियम विवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम हमारा फेलिसिपम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे इंडिया के अंदर पाया जाता है। तो जो हमारा पी विवैक्स होता है इसका साइकिल जो है वो 48 आवर का हमारा होता है, और फीवर जो है 48 घंटे तक चलता है। और अगर इसको ट्रीटेड नहीं कराएंगे, अगर आप इसका इलाज नहीं लेते हैं, दवाई वगैरह नहीं लेते हैं, तो ये लास्ट फॉर अबाउट ये 3 साल तक आपका ऐसे ही चलता रहेगा, बुखार चढ़ता रहेगा, उतरता रहेगा। तो इस तरीके से आपकी कंडीशन ख़राब हो जाएगी बॉडी की। ठीक है, और जो हमारा होता है, पी फैल्सिपल्स जो हमारा होता है ये रेफर्ड करता है हमारे मेलिगेंट। तो भाई ये जो होता है मेलिगेंट यानी कि बहुत ही जो खतरनाक होता है। ठीक है, तो ये जो मलेरिया होता है ये बहुत ही घातक बताया जाता है। फीवर इसमें रेगुलर रहता है, नियमित रूप से बुखार रहेगा, इसमें चढ़ेगा उतरेगा। और इसमें 48 आवर का टाइम होता है इसके अंदर भी। तो पैरासाइटिक रिस्पॉन्सिबल्स होते हैं सेरिब्रल्स मलेरिया, तो यही हमारा ज़्यादा जो है जिम्मेदार होता है सेरिब्रल मलेरिया। सेरिब्रल यानी कि दिमाग में बुखार, हम कहते हैं ना दिमाग में या ब्रेन में बुखार हो गया, दिमाग में बुखार हो गया, तो सेरिब्रल मलेरिया उसको बोला जाता है। इसका कारण भी यही होता है, और हाई मोर्टेलिटी और मौत के कारण भी ये मतलब कि डेथ का कारण भी ये बनता है। तो टाइप ऑफ मलेरिया जो है सेल्फ लिमिटेड होता है, ये भी मतलब कि ये जो मलेरिया की जो टाइप होती है अपने आप से ये हमारी रिकवरी भी कर जाती है, ठीक भी हो जाता है, लास्ट फॉर अबाउट ए ईयर इफ़ लेफ्ट ऑफ द अंडर ट्रीटेड। ठीक है, तो ये भी 1 साल तक हमारा सर्वाइव कर सकता है, अगर आप इसका इलाज नहीं करते तो 1 साल तक ये आपको परेशान रख सकता है, ये इसकी अवधि होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम। तो भाई अब हम इसमें देखेंगे क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें पता चलेगा कि जो साइन और सिम्टम्स जो मलेरिया के होते हैं वो कैसे होते हैं, अपेयरेंस कैसी होती है, कौन कौन से स्टेज में होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कोल्ड स्टेज होती है सबसे पहले, यानी कि ठंड जो लगती है, तो उसमें क्या होगा? सिर दर्द होगा, सिवरिंग यानी कि कपकपी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और बुखार जो है वो तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा आपका, और जो स्किन है वो कोल्ड ठंडी हो जाएगी, बुखार बढ़ता चला जाएगा, कपकपी होगी और सर दर्द होगा। ये कोल्ड स्टेज होती है। ठीक है, तो इसमें टाइम हावर भी दे रखा है, इतने टाइम के अंदर ये हमारी बढ़ जाती है। फिर हमारे 1.5 से 5 घंटे के अंदर जो है वो हॉट स्टेज आ जाती है। तो हॉट स्टेज के अंदर क्या होगा? बहुत ही गर्मी फील होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो सर दर्द है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, स्किन फुलेंस, स्किन जो है वो लाल हो जाएगी, और जो फीवर है ना वो उतरना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर कम होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें स्किन लाल हो जाएगी। ठीक है, स्वेटिंग स्टेज जो तीसरी जो आती है जिसमें पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है? स्वेटिंग होती है और टेम्परेचर नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाता है। तो कोल्ड स्टेज से स्टार्ट होकर के स्वेटिंग पर ये हमारा जा करके बंद होता है। तो ये इसके क्लिनिकल फीचर होते हैं, इसकी पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है कि ये मलेरिया फीवर ही है, अगर कपकपी से चढ़ रहा है और पसीने से ये नॉर्मल हो रहा है तो। ठीक है, तो आपको ऐसे भी आप नॉर्मली आप ये साइन और सिम्टम्स अगर पेशेंट से पूछते हैं कि आपको किस तरीके से फीवर होता है, तो आप पहचान सकते हैं कि ये मलेरिया फीवर है पेशेंट को। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भाई अब हम देखेंगे इसके अंदर
हमारे जो मेजर अगेंस्ट है मलेरिया के, तो मलेरिया को रोकने के लिए आप कौन कौन से तरीके अपनाएंगे। तो एंटी मलेरिया मेजर जो हमारे इसमें समराइज किए गए हैं, जैसे कि केस बताया गया है, तो इस केस में क्या डायरेक्शन के सबसे पहले एक्टिव और पैसिव देखना, भी केस कितना करिए कितना निष्क्रिय, सबसे पहले ये देखेंगे। दूसरा, आप डायग्नोज करेंगे जल्दी से जल्दी और कंप्लीट ट्रीटमेंट देंगे मलेरिया का, ठीक है। तीसरा, आप कंप्लीट उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, आप रोकथाम करेंगे कि भी जो मलेरिया की जो चीज़ें हैं वो प्रोग्रेस ना करें और मलेरिया की जो है सीवियर डिजीज़ की तरफ ना जाए, यानी कि मलेरिया जो नॉर्मल है वो ज़्यादा कंडीशन उसकी ख़राब ना हो, ठीक है। और नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप प्रिवेंशन करेंगे डेथ की भी, किसी की मृत्यु या मौत ना हो। दूसरा, आप ट्रांसमिशन की जो भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर रोकथाम करेंगे। और आप जो रिस्क सिलेक्शन जो चीज़ें होती है, जो ड्रग्स स्प्रेड होते हैं, जैसे शब्द मलेरिया पैरासाइट, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप सिलेक्ट करेंगे जिससे मलेरिया के जो भी हमारे पैरासाइट्स या परजीवी होते हैं वो ना फैले, उनको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। और इसमें सेंसेशनल सर्वाइव्स जो हमारे सर्वाइवेलेंस होते हैं उनका भी आप पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे, यानी कि इसमें जैसे कि एक होता है ना किसी भी चीज़ की रोकथाम के लिए पहरेदार जैसी एक सिचुएशन बना देते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों का भी आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें, पहरेदार का मतलब क्या हो जाता है, जैसे कि मॉस्किटो कंट्रोल मेजर होते हैं हमारे, तो जैसे कि मच्छरदानी लगा दे, पहरेदार की तरह ही काम करता है कि भी किसी मच्छर को अंदर नहीं आने देगा, तो इस तरीके की चीज़ें अपनाई जाती हैं। तो मॉस्किटो कंट्रोल मेजर के अंदर एंटीडल्स मेजर, जिसमें कि हमारे क्या आ जाता है, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे करना, अपने कीटनाशक जो स्प्रे होता है वो करना, घर में करवाना, छिड़काव करवाना दवाइयों का। एंटी एंटी लार्वा जो हमारे मेजर होते हैं वो करने होते हैं, और लार्वा सिडल्स ऑपरेशंस जो है वो करवाए जाते हैं, यानी कि लार्वा को फैलाने वाली जो चीज़ें होती है, जो भी छिड़काव कराए जाते हैं, जो भी हमारी कीटनाशक चीज़ें फैलाई जाती है कि लार्वा बिल्कुल खत्म हो जाए। पानी में जो छिड़काव किया जाता है, कुओं में दवाइयाँ डाली जाती है, या जितने भी हमारे तालाब होते हैं उनमें दवाइयाँ डाली जाती है, पानी की टंकियों में दवाइयाँ डाली जाती है, तो इन सभी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है इसमें। और लोगों को ये भी सब एजुकेट भी किया जाता है, लोगों को एजुकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि भाई जैसे बारिश होती है तो बारिश के दिनों में कूलर में पानी भर जाना, गड्ढों में या मटके छोटे छोटे रखे, या कोई भी बर्तन रखा उसमें काफ़ी दिन तक पानी भरा रहता है, तो उन सभी चीज़ों में जो हाइजीनिक जो साफ़ सफाई की चीज़ें उनका भी ध्यान रखा जाए कि लार्वा जो है वो हो ही ना, और लार्वा अगर नहीं होगा तो मच्छर से कहीं हद तक बचा जा सकता है। तो इसमें प्रोटेक्शन करनी है मॉस्किटो के खिलाफ, जो भी मच्छर ना काटे उसके खिलाफ आपने मॉस्किटो नेट यानी कि मच्छरदानी लगानी है, रिप्लेस क्रीम वगैरह जो लगाते हैं, ओडोमोस वगैरह जो लगाते हैं कि मच्छर ना काटे, तो इन चीज़ों की प्रोटेक्शन आप लेंगे। कम्युनिटी के अंदर सर्वाइलेंस मेजर जो है एक्टिव और पैसिव आपने सारे, सक्रिय और निष्क्रिय मेजर आपने सारे लेने हैं कम्युनिटी के अंदर। और मेजर जो है सोर्सेज रेडिकेशन के लिए इसमें एलिमिनेशन ऑफ द मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेस अराउंड हाउस, यानी कि घर के चारों तरफ की जो हमारी जगह होती है जहाँ पर हमारी मॉस्किटो ब्रिड प्लेस कर सकती है, रह सकती है, चारों तरफ की, जैसे कि नालियाँ हैं, गंदगी है, कूड़ा करकट पड़ा है गलियों में, तो वो जो सारी चीज़ें हैं तो वहाँ पर साफ़ सफाई रखेंगे तो कहीं हद तक वहाँ पर मच्छर नहीं होंगे। पानी नहीं भरा रहना चाहिए, पानी एक जगह खड़ा नहीं रहना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो अपने घर के चारों तरफ जो चीज़ें हैं वो सारे के सारे सोर्सेज आपने, जो एलिमिनेशन साफ़ करते हैं आपके घर से निकलने वाला कूड़ा करकट पानी जो भी है, उन सभी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो आप कहीं हद तक आप मलेरिया से बचने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। तो वही नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर हम, तो अभी नेक्स्ट हम इसके अंदर देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। तो भाई हेल्थ एजुकेशन के अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगे। हेल्थ एजुकेशन तो हमारी मस्ट ही होती है, तो इसमें पब्लिक के रिगार्डिंग सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप समझाओगे ट्रीटमेंट को लेकर मलेरिया के। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारा कॉपरेशन ऑफ द स्प्रेइंग हाउस इन द अदर एक्सेप्ट रिलेटेड टू कंट्रोल ऑफ मलेरिया, तो लोगों को उनके घर में स्प्रे कराना या कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कराना या जितनी भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे, और जो मलेरिया को कंट्रोल करने वाली जो चीज़ें उन सभी चीज़ों के बारे में आप समझाएंगे, ठीक है। जो साफ़ सफाई के बारे में ही समझाना होता है उनको। और इसमें जो प्रोविज़न है हमारी हेल्थ फैसिलिटी में, उसमें जो हमारे सब सेंटर हैं वहाँ पर जो फीवर का जो ट्रीटमेंट की जो चीज़ें वो भी की जाएंगी, दवाइयाँ वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है सेंटर में मलेरिया की, तो वो सारी की सारी चीज़ों पर आपने बताना है कि भाई आपको मलेरिया बुखार या किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो रही है तो आप जा कर के सेंटर से ये दवाइयाँ हमारी जो है वो ले सकते हैं विद इन रिच ऑफ द कम्युनिटी। तो सारी के सारी आप कहाँ से ले सकते हैं, कम्युनिटी में जो सब सेंटर होते हैं वहाँ पर मलेरिया के सारे ट्रीटमेंटल दवाइयाँ होती हैं, और वो दवाइयाँ जो है जो मेंबर होते हैं, स्टाफ मेंबर होते हैं, वो खुद भी उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। और आ जाता है हमारा कीमोप्रोफाइलेसिस, ठीक है। तो ये हमारा ट्रीटमेंट भी इसके अंदर आ जाता है मलेरिया को कम करने के लिए। तो भाई ये जो हमारी डिजीज़ थी ये डेंगू और मलेरिया को लेकर के थी, तो ये होती है हमारी यहीं पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तो अभी नेक्स्ट हमारे इसके अंदर आ जाता है इफेक्ट ऑन इंटरजेनेटरी सिस्टम। तो भाई इसमें हमारा सारा का सारा इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी तरीके की मोबिलिटी या इनएक्टिविटी बॉडी के अंदर होती है, किसी तरीके से नहीं हिलते डुलते हैं, तो हमारी स्किन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि स्किन की क्या दिक्कत रहती है इसके अंदर। तो सबसे पहले प्रेशर अल्सर। तो प्रेशर अल्सर हम पूरे डिटेल में जान चुके हैं। प्रेशर अल्सर हमारे क्या होते हैं, ये किस चीज का कारण होते हैं, अंडरलाइनिंग प्रेशर द लीड ऑफ द डैमेज ऑफ द अंडरलाइनिंग टिश्यू, यानी कि जब हम एक जगह पर अच्छी तरीके से मतलब हिलते डुलते नहीं है, एक ही जगह पर लेटे रहते हैं और स्किन के उसी प्रेशर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है, तो वहां का जो हिस्सा होता है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है स्किन का, जो अंडरलाइनिंग जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर होने वाले जो छाले होते हैं वो प्रेशर अल्सर बोले जाते हैं।
ठीक है। आगे आ जाता है हमारा सीयर। तो सीयर में क्या आ जाता है, ये भी एक मैकेनिकल फोर्सेज है यानी कि हमारी बॉडी के अंदर लगने वाला एक प्रेशर है, जो मैकेनिकल प्रेशर हम जिसको बोलते हैं। तो इसका क्या होता है, ये जिस एरिया पर होता है, हमारी स्किन की जो डायरेक्शंस होती है उसको पैरेलल टू द बॉडी सरफेस, तो हमारी बॉडी के सरफेस पर पाए जाने वाली जो डायरेक्शन होती है वो बिल्कुल ही इक्वल होती है इसमें। तो ये एक मैकेनिकल फोर्सेज है। फिर हम जिसको बोलते हैं, ये एक मैकेनिकल प्रेशर है, दबाव है हमारी बॉडी के सरफेस पर, यानी कि बॉडी के ऊपर वाले हिस्से पर, जो कि स्किन की जो डायरेक्शन होती है ना उसको पैरेलल रखता है, स्किन को बराबर रखता है। ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है हम एक्सकोरेशन। तो एक्सकोरेशन में क्या हो जाता है, इज एन इंजरी टू द एपिडर्मिस कोज्ड बाय द एब्रेशन। और जो हमारे जो स्क्रैच वगैरह लग जाते हैं, बर्न हो जाता है केमिकल्स वगैरह से, सच एज स्वेट, वूंड्स, ड्रेन, ठीक है, फेसेस ऑफ यूरिन कमिंग इन कांटेक्ट विद स्किन। तो एक्सक्रेशन हमारी कौन सी कंडीशन होती है स्किन की, जिसमें अगर किसी प्रकार से चोट लग जाए, एपिडर्मिस जो हमारी स्किन की जो लेयर होती है उसमें किसी भी प्रकार की खरोंच लग जाए, स्क्रैच लग जाए, उसमें स्किन जल जाती है या केमिकल से जल जाती है, या पसीना वगैरह आता है, घाव वगैरह हो जाता है, किसी प्रकार का स्त्राव, ड्रेन वगैरह होता है, या फिर ये यूरिन पास आउट करना, या फिर जो मल पास आउट करना जैसी जो समस्याएं होती हैं, तो वुड्स के कांटेक्ट में आने से स्किन को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, स्किन के अंदर जलन महसूस होती है। कमिंग इन कांटेक्ट विद स्किन, तो ये सारी की सारी चीजें जब स्किन के में ये प्रॉब्लम होती है तो हमें दिक्कत होती है उस चीज से, तो वो ये हमारा एक्सकोरेशन बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्सुरेशन। ठीक है। तो इसमें मैक्रिएशन के अंदर हमारा जाता है सोपनिंग ऑफ द एपिडर्मिस कॉज्ड बाय द प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट ऑफ द मॉइस्चर सच एज फ्रॉम द वीट सीट और डायपर। तो मॉइस्चराइजेशन में क्या हो जाता है, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है हमारी स्किन। एपिडर्मिस जो होती है बहुत ज्यादा हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। किस कारण से हो जाएगी, जब बहुत ही लंबे ज्यादा टाइम तक हमारी बॉडी जो है मॉइस्चर में रहती है, बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे कि कोई सीट गीली है, ठीक है, वहां पर पेशेंट लेटा हुआ है और बहुत ज्यादा गीली सीट है, यूरिन पास आउट करने की वजह से, या बहुत ज्यादा लंबे समय तक डायपर वगैरह लगे रहने से, या फिर बच्चा जो बहुत ज्यादा समय तक लंबे टाइम तक गीले में रहने से, या फिर जैसे प्रेशर स्टोर या अल्सर स्टोर हमारे होते हैं, उसमें कमर जो है गर्मी बहुत ज्यादा पसीने से भीगी हुई है और लंबे टाइम तक वहां पर गीला रहता है, तो उसमें एक्सक्रेशन होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उसमें स्किन जो है नीचे से गलती जाती है। कई बार बहुत ज्यादा मात्रा में पानी में या बर्फ के एरिया में हमारे जो एक्सक्रेशन की जो कंडीशन होती है, यानी कि स्किन का सॉफ्ट हो जाना बहुत लंबे समय तक मॉइस्चर में कनेक्ट रहने से, तो इस तरीके की दिक्कत को हम बोलते हैं मैक्रिएशन। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम